everyone, welcome and welcome back to my channel. So in this video lecture I am going to explain you about diabetes mellitus, its introduction, definition, etiology, risk factors, management and all. So let's begin the lecture. सो डायबिटीज़ मेलाइटिस ये एक तरीके का आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें मल्टीपल इटियोलॉजीज़ होती है, लाइक मैनी कॉजेज़ हो सकते हैं इसके। तो इसमें आपको क्या दिखता है, हाइपर ग्लाइसेमिया देखने को मिलता है, जिसमें आपके जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है उसमें डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन सिक्रीशन में डिफेक्ट आता है, ठीक है। इंसुलिन एक्शन में भी आ सकता है या दोनों में आ सकता है। सो क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, ईजी फैटिजिबिलिटी, यानी कि पेशेंट जो है वो बहुत जल्दी थका थका सा होता है, ठीक है, जल्दी थक जाता है। पॉलीयूरिया होता है पेशेंट को, ठीक है। पॉलीडिप्सिया होता है, प्यास लगती है। एंड पॉलीयूरिया में पेशेंट का जो यूरिन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। वेस्टिंग होती है, मसल वेस्टिंग होती है, वेट लॉस होता है पेशेंट को, एयर हंगर होता है, ब्लड विजन होने लगता है। जो वुंड हीलिंग होती है पेशेंट की वो पुअर हो जाती है, वो जल्दी ठीक नहीं होता है वुंड। सो कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है इसकी, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, यानी कि पेशेंट की बॉडी में जो एसिड प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है। हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट, यानी ये आपकी एक क्रॉनिक कंडीशन होती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन होता है बेसिकली डायबिटीज़ का। इसमें जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी में जो होता है डायबिटीज़ की वजह से डिहाइड्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। देन क्रॉनिक आपके 3 पार्ट्स में आता है, माइक्रोवेस्कुलर, मैक्रोवेस्कुलर एंड अदर्स। सो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, रेटिनोपैथी होती है, यानी जो आपकी ब्लड वेसल्स है जो आपकी रेटिना को सप्लाई कर रहे हैं दे गॉट डैमेज, ठीक है। मैक्यूलर एडीमा आपको देखने को मिलता है। सेंसरी और मोटर न्यूरोपैथी होती है, यानी कि जो सेंसरी और मोटर नर्व्स हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो जाती है। देन मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ आपको देखने को मिलती है, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ आपको देखने को मिलती है, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीजेज आपको देखने को मिलती हैं। अदर्स में कैटरैक्ट, ठीक है, ग्लूकोमा, पेरिडोंटल डिजीज़। पेरिडोंटल डिजीज़ आपकी बेसिकली डाइजेशन से रिलेटेड होती है, डाइजेशन आपका एबनॉर्मल हो जाता है इसमें, ठीक है। हियरिंग लॉस होता है। गैस्ट्रोपैरासिस में क्या होता है, जो आपकी एब्डोमिनल मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। डायरिया होता है, यूरोपैथी होती है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन, एकैंथियोसिस निग्रियंस, इसमें जो आपके ये बेसिकली जो होता है ना ओबीस पेशेंट्स में होता है, जो उनके स्किनी फोल्ड्स होते हैं दे बिकम वेलवेटेंट, ठीक है। देन नेक्रोबायोसिस लिपोडिका, ये क्या है लिपोडिका, ये जो आपका ये कंडीशन होती है, इसमें ये आपकी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है बेसिकली। इसमें जो आपके मेन इसमें आपको अल्सरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये कब होता है, जब फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है तो वो बॉडी एक ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स देती है। देन विटिलिगो, विटिलिगो जो आपका होता है ये वो कंडीशन होती है जिसमें आपकी जो स्किन कलर होता है ना वो बहुत फेड होने लगता है, दे बिकम, ठीक है, वो लाइक चेंज हो जाता है। तो रेटिनोपैथी यू कैन सी, दिस इज मैक्यूलर एडीमा, देन ग्लोकोमा, देन कैटरेक्ट, ठीक है, देन एकेंथियोसिस निग्रिकेंस एंड नेक्रोफेबोसिस लिपियोडिका, ठीक है, और लिपिडो हाइपरट्रॉफी, न्यूरोपैथिक फुट अल्सर एंड विटिलिगो। विटिलिगो देखिए डिस्पैचेस आ जाते हैं कलर्स के। देन टाइप्स होते हैं। देन टाइप फर्स्ट इज़ योर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। थर्ड इज़ योर गेस्टेशनल डायबिटीज़ एंड द फोर्थ वन अदर स्पेसिफिक टाइप्स। तो टाइप फर्स्ट क्या होता है, ये आपका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया। ये जुवेनाइल डायबिटीज़ भी होता है, ठीक है। ये 10 to 14 ईयर की एज में होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज जुवेनाइल डायबिटीज़, ठीक है। और ये जो है आपके 5 to 10% केसेस होते हैं आपके टाइप फर्स्ट के, ठीक है। 90% ऑटो इम्यून मेडिएटेड होते हैं एंड 10% इडियोपैथिक होते हैं, यानी कि उनका नोन कॉज नहीं है। देन टाइप टू इज़ योर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो ये एडल्ट्स में और एल्डरली पीपल्स में काफ़ी कॉमन है, लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस 90 to 95% केसेस जो होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें पेशेंट को जैसे इंसुलिन की ज़रूरत होती है तो जो पैनक्रियाज होता है वो अपनी एबिलिटी लूज़ कर जाता है इंसुलिन प्रोड्यूस करने की, तो हमें उन्हें इंडिविजुअली फिर आर्टिफिशियली उनको इंसुलिन प्रोवाइड करना पड़ता है। देन थर्ड इज़ योर गेस्टेशनल डायबिटीज़। तो ये कब होता है, जब प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में कुछ विमेन होती है उनको ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाता है, दैट इज़ योर गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये अफ्रीकन अमेरिकन में, लेटिनो अमेरिकन, अमेरिकन इंडियन ओबीज एंड द विमेन विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, इनमें काफ़ी कॉमन होता है। आफ्टर प्रेगनेंसी 5 to 10% वुमेंस जो होती हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ को डेवलप कर लेती हैं।
अदर स्पेसिफिक टाइप्स में आपके जेनेटिक डिफेक्ट अगर आपके बीटा सेल फंक्शन काम नहीं कर रहा है, मतलब फंक्शन नहीं कर रहा है सही से, ठीक है, या इंसुलिन एक्शन में कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, पैनक्रियाज कोई डिजीज़ है, ठीक है, पैनक्रियाज में अगर अगर आपका जो हार्मोनल एंटागोनिस्ट है वो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उसका, तो ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड होता है, वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होता है, और लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ होता है एडल्ट में, ठीक है, फिर मॉडिफाइड ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ इन द यंग। सो नाउ रिस्क फैक्टर्स, तो रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, जो होस्ट फैक्टर है, लाइक कि होस्ट एज क्या है पेशेंट की, सेक्स, जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक मार्कर्स होते हैं कुछ, लाइक HLA-B8, HLA-B13, HLA-DR3, HLA-DR4, ठीक है, इम्यून मैकेनिज्म, मैटरनल डायबिटीज़, ओबेसिटी, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन सा होता है, अगर आपकी सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, ठीक है, और लाइक काफ़ी लग्जरियस लाइफ स्टाइल है, आप ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं, अगर आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा ले रहे हैं डाइट में, डाइटरी फाइबर्स ज़्यादा ले रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन है, अल्कोहल कंजम्पशन, केमिकल एजेंट, स्ट्रेस, अदर फैक्टर्स, ठीक है। सो डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, तो इसमें आप स्क्रीनिंग करते हैं, सबसे पहले आप यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, लैक ऑफ सेंसिटिविटी, इससे काफ़ी फॉल्स नेगेटिव्स आते हैं, ठीक है, तो आप यूरिन एग्जामिनेशन बेसिकली इसमें करते हैं, फिर आप ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, RBS करते हैं, यानी कि रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, तो ये आपके अगर 200 mg/dl से ज़्यादा आ रहा है तो इसमें आपके सिम्टम्स आते हैं डायबिटीज़ के, ठीक है, तो ये डायबिटिक हो जाता है पेशेंट। FBS फास्टिंग ब्लड शुगर अगर आप कर रहे हैं तो वो आपका 126 mg/dl से ज़्यादा आ रहा है तब, ठीक है, PPB BS, ठीक है, तो आप इसमें अगर मोर देन 200 आ रहा है, एंड ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन मोर देन 6.5%। सो टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है कि मोस्टली जो होता है 40 ईयर्स से अबव वाले लोगों को होता है, ठीक है, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो उन्हीं हो जाएगा। ओबीज पेशेंट अगर इनका HDL हाई डेंस HDL अगर आपका 35 mg/dl से कम है, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपिड, और ट्राइग्लिसराइड आपका 250 mg/dl से ज़्यादा है तब, विमेन जिनका बेबी हुआ है मोर देन 4 kgs, ठीक है, और जो विमेन है जिनका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो प्री मेच्योर एरिथ्रोस्क्लेरोसिस वाले पेशेंट होते हैं उनमें भी आपको देखने को मिलता है। सो मैनेजमेंट में आप क्या करते हैं DMK की 3 इसमें कंपोनेंट्स होते हैं मेजर: डाइट एंड एक्सरसाइज, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक थेरेपी एंड योर इंसुलिन थेरेपी। सो डाइट क्या बेसिक पार्ट है हर केस में, डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर आप किसी को कोई ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर पेशेंट को उस हिसाब से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बॉडी उस हिसाब से एक्ट नहीं करती है। तो डाइटरी ट्रीटमेंट में क्या है, आपको सबसे पहले वेट कंट्रोल करना है पेशेंट का, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है, फिर गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल प्रोवाइड करना है पेशेंट को, कि आपको मीन्स जितनी बॉडी को चाहिए उतना ही कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करना है, एक्सेस नहीं देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको इसमें ब्लड लिपिड एबनॉर्मलिटीज़ पेशेंट में अगर हैं तो आपको उसे नॉर्मलाइज करना है। सेकेंड इज योर एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है वो आपके वेट रिडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है, तो आपके ब्लड शुगर लेवल लो हो जाते हैं, ठीक है। और डाइटरी ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, ठीक है। उसके बाद जो लोग हैं उन्हें प्रॉपरली अबाउट, यानी कि जो आपके हाइपोग्लाइसीमिया होता है उसके पोटेंशियल रिस्क के बारे में भी उन्हें प्रॉपरली टीच आउट करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड इट बिकम्स मस्ट, ताकि वो अवॉइड कर सके कि वो कंडीशन अराइज ना हो। सो नाउ कम्स योर ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स, तो ये 4 क्लासेस में आता है आपका, बाइग्यूनाइट्स, इंसुलिन सेग्रेगेटोगॉक्स, ठीक है, तो ये सल्फोनाइल यूरियाज में आता है, इंसुलिन सेक्रेटागॉक्स, नॉन सल्फोनाइल यूरियाज, देन अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर्स एंड थाइजोलिडिनॉन्स, ठीक है। देन कम्स योर इंसुलिन थेरेपी, तो इंसुलिन थेरेपी शॉर्ट टर्म यूज़ में क्या होता है, ये एक्यूट इलनेस में आप यूज़ करते हैं, सर्जरी, स्ट्रेस, इमरजेंसीज, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग। इंसुलिन जो है आप इनिशियल थेरेपी भी एज अ इनिशियल थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में, ठीक है, अगर आपको मार्क्ड हाइपरग्लाइसीमिया है तब भी, ठीक है, अगर सीवियर मेटाबॉलिक डिकम्पोजिशन है, यानी कि आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, हाइपरऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा, लैक्टिक एसिडोसिस, ये सारी कंडीशंस अगर हैं तो आप इंसुलिन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में क्या है कि अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको ऑप्टिमल डोज क्या देनी है कॉम्बिनेशन में, तब आप मल्टी डोज इंसुलिन थेरेपी दे देते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको इनिशिएट करते हैं तो जो आपके इंसुलिन सेक्रेटागॉग्स है उनको स्टॉप करना
पड़ता है, उस टाइम पे वो मस्ट होता है कि आपको उनको स्टॉप करके इसे देना है पेशेंट को, ठीक है। तो पेशेंट को आप मेटफॉर्मिन और TZs फिर आप दे सकते हैं। देन सेल्फ केयर, तो पेशेंट्स को आपको एजुकेट करना है अबाउट सेल्फ केयर कि उन्हें खुद कैसे अपनी केयर करनी है, ठीक है। इससे पेशेंट जो है वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, ताकि और उसके बाद वो अपने डायबिटिक मैनेजमेंट में खुद की हेल्प काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं बेसिकली। तो सेल्फ केयर में आपको क्या करना है, उन्हें बताना है कि आपको रेगुलर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी है, बॉडी वेट मॉनिटर करना है, फूड केयर करनी है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, ठीक है। और जहाँ पर जिन चीज़ों से वो अपनी डायबिटिक कंडीशन को कंट्रोल कर सकता है वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, उनको अवॉइड करना है, ठीक है। और स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी है। एक डायबिटिक आइडेंटिटी कार्ड उन्हें कैरी करना है हमेशा अपने साथ। नाउ प्रिवेंशन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी प्रिवेंशन में पॉपुलेशन स्ट्रेटजी एंड हाई रिस्क स्ट्रेटजी। जो प्राइमरी प्रिवेंशन है उसमें पॉपुलेशन स्ट्रेटजी क्या है कि IDDM के जो पॉपुलेशन होती है वो काफ़ी कम होती है, तो फिर बेस्ड ऑन एलिमिनेशन, अगर आपको इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर का एलिमिनेशन पे बेस करें तो आपको NI यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस के ऊपर आपको मेनली प्रोग्राम्स करने हैं, ठीक है, डेवलप करने हैं। देन हाई रिस्क स्ट्रेटजी में क्या करना है कि टारगेट पॉपुलेशन ग्रुप आपको ढूंढने हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा रिस्क मतलब जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ के जो कंडीशन होती है वो जिन एज ग्रुप के लोगों में होती है उनमें ज़्यादा रिस्क डेवलप नहीं होते हैं। तो नॉन डायबिटिक की कंडीशन बची अब बेसिकली, तो जिसमें ज़्यादा रिस्क होता है तो उसमें आप उनको कैसे रिस्क फैक्टर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। लाइक उनको बताना है आपको अपना सिडेंट्री लाइफस्टाइल छोड़ना है, ओवर न्यूट्रिशन नहीं लेना है, ओबेसिटी अवॉइड करनी है, ठीक है, अल्कोहल अवॉइड करना है, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें उन्हें बतानी है। देन सेकेंडरी प्रिवेंशन का मेन एम क्या है कि आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत एकदम नॉर्मल लिमिट्स के आसपास में मेंटेन करके ही रखने हैं, ठीक है। आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना है। ट्रीटमेंट क्या है कि डाइट अलोन, यानी कि जो सेकेंडरी होता है उसमें आपकी डाइट भी मतलब डाइट अकेले काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। तो डाइट आपको प्रॉपर प्रोवाइड करनी है, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स प्रोवाइड करने हैं, डाइट और इंसुलिन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और अगर आपको ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स और इंसुलिन है उनका कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करना है। देन कम्स टर्शरी प्रिवेंशन। तो टर्शरी प्रिवेंशन का मेन एम क्या होता है कि अब डिजीज़ हो चुकी है, प्राइमरी में आपको उसे अवॉइड करना है, सेकेंडरी में वो हो चुकी है, तो थर्ड में आप क्या करते हैं उसकी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करते हैं। तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपको स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स वगैरह करने हैं, यूनिट्स वगैरह वो करनी है, ऑर्गेनाइज करनी है, ताकि जो पेशेंट है वो अब उन्हें डिजीज़ हो चुकी है आपको उसे मेंटेन करना है ताकि उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो। So thank you so much guys, hope you all like the video. So don't forget to like, subscribe and share my channel, and if you have any queries please drop them in the comment section. Thank you.